शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफहीम मगरिब कोर्स। अच्छा, आमरीत को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि नॉर्मल हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जब हम डिक्टेटरशिप को समझते हैं। डिक्टेटरशिप के बारे में एक राय हमारी ये होती है, यानी मिसाल के तौर पर जब हम कभी आमरीत को डिफाइन करते हैं तो हमारे नज़दीक ऐसा निज़ाम जिसमें फ़र्द वाहिद की हुकूमत है, रूल ऑफ लॉ नहीं, फ़र्द वाहिद का फरमान चल रहा हो, सिविल लिबर्टीज़ का एक तरह का खात्मा हो चुका हो, अदालतें मुअत्तल हो चुकी हैं आपके सामने, एक एमरजेंसी की सिचुएशन लग चुकी और सारे मामला किसी एक फ़र्द वाहिद के हाथ में आ जाते हैं, उसकी ज़ुबान जो बाकायदा क्या बन जाती है ना, वतन। ये आमरीत। इस तौर पे जब हम आमरीत को समझते हैं तो हमारे साथ दौरे जदीद में एक बड़ा मसला हुआ, वो ये हुआ कि हर चीज़ को हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन दे। मसलन हमारे यहाँ लोग ये नहीं कहते कि यार इस्लामी तारीख में मॉडर्न साइंस नहीं थी, अब आ गई है, अच्छी चीज़ें इसको अडॉप्ट करो। एक तरीका ये भी हो सकता है। हमारे यहाँ ये होता है कि मॉडर्न साइंस को हिस्ट्री में ट्रेस करना तब बात बने, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मसलन ये नहीं लोग कहते कि वो डेमोक्रेसी जदीद साइंस। इसी तरीके से हमारे ये नहीं कहते कि जमहूरियत जो है वो हमारी तारीख में नहीं थी, अब आ गई है, अब हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे लोगों का ये होता है कि अगर जमहूरियत आई है तो मुझे इसको ट्रेस करना है, पूरी सी तारीखें बयान करनी है, और मैंने इसको किसी ना किसी तरीके से अपनी हिस्ट्री में लाके लोकेट करना है कि यहाँ से इस बात, ये तरीका का, क्योंकि हमें लगता है कि इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब आमरीत की हुकूमतें देखी लोगों ने और सस्पेंशन ऑफ लॉ को देखा तो लोगों ने पहला काम ये किया कि आमरीत को रिवायती बादशाहत और मलूकियत से मिला। जैसे बादशाह होता था वो एक किंग होता था और किंग का हुक्म चलता था, और जिसका गर्दन काटी थी गर्दन काट दी, जिसको बख्शना था बख्श दिया, जिस किस्म की सजा उसे देना चाहिए उसने ज़हन में सोचा। किसी को हाथी के पैर नीचे कुचलवा दिया, किसी को जिंदान में डाल दिया, किसी गर्दन उड़ा दी। ये काम करता रहता था बादशाह बैठ के। और फिर एक जमहूरियत का दौर आया जिसमें बाकायदा बादशाह के इख्तियारात को बाउंड किया गया कवानीन के ज़रिए से, और इस तरीके से आपके सामने एक नया ऑर्डर आया जिसमें सिविल लिबर्टीज़ हैं, लोगों के साथ मशवरा है, आज़ादी इज़हार राय है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और इस तरीके से आपको बाकी जितनी अच्छी बातें आपकी ज़हन में आ रही है आप भी डाल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। ये सारी चीज़ें हैं जिससे तस्वुर में हमारे ज़हन में आमरीत का तस्वुर। एक तो ये, दूसरी जो हमारे यहाँ एक मिस्टेक है वो ये कि आमरीत इस वक्त हमारे यहाँ एक ऐसा मसला है जो तीसरी दुनिया के लोगों से नहीं सके। ये दूसरा मसला, आमरीत एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक इस वक्त 2022 में किससे है? तीसरी दुनिया के ममालिक से, पोस्ट कॉलोनियल रियासतों से। हमारे यहाँ का मसला है, सऊदी अरब का मसला है, ईरान का मसला है, अफगानिस्तान का मसला हो गया अपने तौर पर बोलें आप, या लातीनी अमेरिका में डिक्टेटरशिप है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। इस रीजन से मुंसलिक लोगों का मसला है, मगरिब आमरीत से निकला है। ठीक है, एक एडवांस लिबरल माशरा जो है वो आमरीत से निकला है। ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने आज बात करनी है। पहले आमरीत के ऊपर, ठीक है, यानी आमरीत की तारीखी बुनियादें क्या है, आमरीत रिवायती मलूकियत और बादशाह से किस तरह मुख्तलिफ है, इसको समझो। ठीक, सबसे पहले तो इस समझने की कोशिश करें कि जदीद रियासत से पहले, ठीक है ना, मगरिब से पहले जो मलूकियतें और बादशाहतें थी वो कोई सोवरेन पावर नहीं थी, वो सुप्रीम पावर थी। ठीक है, इसको जरा समझे। सुप्रीम पावर जो होती है उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो आपके सामने, यानी सुप्रीम पावर को हम ये समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम पावर होती है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बंदा जो किसी हायरार्की के अंदर आता है, इनमें सबसे ऊपर, यानी आपके घर के अंदर आप कहेंगे कि वालिद साहब सबसे ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वालिद साहब का हर चप्पे चप्पे पे हुक्म चल रहा है। ठीक है, वालिद साहब हिफ्ज़ मराती में सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन घर के अंदर सारे मामला मुवाफ़क़त से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वालिद साहब हर शख्स की ज़िंदगी में हर वक्त हर जगह मौजूद है। ये सुप्रीम पावर नहीं हो। सुप्रीम पावर है कि हिफ्ज़ मरातिब का निज़ाम है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो किसी गांव में रहता है, तो गांव में उसकी जिस खानदान में उसका सरबराह है वो उसके सबसे करीब है, बरादरी का सरबराह उससे दूर है, उसका सरबराह उससे दूर है, और बादशाह सबसे डिस्टेंस पर है। रिवायती माशरों में बादशाह सबसे कम पावर रखता था एक आम इंसान की ज़िंदगी पे, क्योंकि वो सबसे डिस्टेंस पर था।
सबसे ज्यादा फासले पर था। इसको जरा समझने की कोशिश करें। वो एक बंदा बैठा होता है। इसीलिए कई लोगों को, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात, हिंदुस्तान में और ईरान में अपने बादशाह का नाम तक पता नहीं होता। ठीक है, अपने बादशाह का नाम तक भी पता नहीं होता था। बादशाह एक डिस्टेंस पर बैठा हो, सबसे करीबी कौन है, मेरे वालिदैन, उनका मेरे में सबसे हक है। इस तरीके से जो मुझसे जितना करीब है उसकी हाकमियत मेरे ऊपर सबसे करीब हो। जदीद रियासत जो आपके सामने वजूद में आई है 17वीं 18वीं सदी से, ये बिल्कुल एक अलग तनाजुर में वजूद में। ये जिस कॉन्सेप्ट पे आई है, ये सुप्रीमेसी पर नहीं आई, ये सोवरेनिटी के उसूल पर आई, पॉलिटिकल सोवरेनिटी के उसूल पर आई। सोवरेनिटी बुनियादी तौर पे क्या है, जिसको आप इक्तदार आला कहते हैं। इक्तदार आला का मतलब सिर्फ वो नहीं, जो इसका जब आप इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो सारा मतलब खो देता है। ठीक है, इक्तदार आला का मतलब आप समझने की इस गली में इक्तदार आला किसका है, ऐसी बातें नहीं। इक्तदार आला का मतलब ये है कि रियासत जिस टेरिटरी के ऊपर कायम है, जदीद रियासत, उसमें चप्पे चप्पे पे शख्स की जिंदगी में हर जगह हर वक्त रियासती रिट का मौजूद, ये बनती है सोवरेनिटी। ठीक है, अगर वो मौजूद नहीं है तो आप उसको कहते हैं कि वो इनएफिशिएंट स्टेट है। एक होती है अच्छी रियासत और एक होती है बुरी रियासत। क्लासिफिकेशन करते हैं। पाकिस्तान में जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, तो पहला अगर मैं यहाँ बहस हम करें पाकिस्तान नाकाम रियासत क्यों है, तो कहेंगे रेट ही नहीं देंगे। ये कहेंगे आप, आधा पहला सवाल यही होगा ना आपका, आधी गुफ्तगू इसी पर होगी, रेट ही नहीं है। यानी लोगों की, अशखास की जिंदगी पे रेट ना होना, ये रियासत की खामी है बहुत बड़ी। बादशाहत में ये नहीं था कि हर फर्द की जिंदगी में ये बादशाह नाकाम बादशाह। ये जरा समझने की कोशिश करें आप। बादशाहत में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था ये वाली बात, कि क्या मतलब है कि तुम्हें पता तक नहीं है कि तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे अंदर हैं और हर एक की जिंदगी में तुम मौजूद हो या नहीं हो, हर एक की तालीम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है या नहीं। ये पागल वाली बात होगी। बादशाह तो भागी किस चीज से? बादशाह कभी भी ये नहीं कर सकता था। बादशाह एक सुप्रीम होता था। उसकी रियासत के मायनों में अगर दादागिरी चलती होगी तो उस किले में चलती होगी जिसमें वो मौजूद है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी रियासत के अंदर चप्पे चप्पे पे जो अपने अपना जो है निज़ाम कायम कर दे और हर एक की जिंदगी मौजूद रहे। यानी जो उस टेरिटरी में एक्टिविटीज़ हो रही है लोगों के दरमियान, उसका अंदर इस्तनादी दर्जा रियासत को होना चाहिए। ठीक है, आसान लफ्जों में समझने के दो के मजहबी मामलात में दो में से तीसरा खुदा है। जदीदियत ने दो में से तीसरा रियासत पैदा है। हमारे आपके दरमियान जो ट्रांजेक्शन चलती है वो पूरी की पूरी इसी तनाज़ुर में चलती है। ठीक, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक तरीकाकार ये है कि 19वीं सदी से आपके सामने आप जाते दुनिया में तालीमी निज़ाम में बड़ा इनकलाब आया। मास एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। मास एजुकेशन होता है हर बंदे को तालीम दीजिए। उससे पहले सब लोग जाहिल रखते थे, बच्चे पढ़ाते नहीं थे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया कि आपको मास एजुकेशन दी। मास एजुकेशन का जो नज़रिया आया बुनियादी तौर पर तालीम का सियासी फैसला बनने के बाद आया। तालीम जब माशरती अमल नहीं रही, तालीम जब समाजी अमल नहीं रही, तालीम एक अकदारी अमल नहीं रही, तालीम खालिसतन जब सियासी अमल बन गया, तो अब कॉन्सेप्ट आया कि अब रियासत को सबको मास एजुकेशन दी। ठीक है, मास एजुकेशन में जो पहली चीज़ आई दुनिया भर, वो क्या है? लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब पढ़ना लिखना। आपके यहाँ दुनिया भर में एजुकेशन को नापने का पैमाना लिटरेसी रेट होता है। फिर आप सेकेंडरी स्कूल में कितनी इनरोलमेंट है आपके यहाँ, फिर आपके हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं, कितने PhDs आपके यहाँ से निकलते हैं। ये दुनिया में ग्लोबल रेटिंग है जिसकी वजह से आप अपने तालीमी निज़ाम को जज करते हैं। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहला जो रेट आया हुआ है लिटरेसी रेट आया। लिटरेसी का मतलब कि हर बंदा पढ़ना लिखना जानता हो। क्या? हर बंदा पढ़ना लिखना जानता हो। आपके ख्याल में इसके आने के क्या असबाब हो सकते हैं? मैं सोवरेनिटी समझा रहा हूँ, इसके समझाने के समझाओ। एक यानी लोग पढ़ने लिखने को पहले वो नहीं मतलब से लेते थे। 18वीं सदी तक यूरोप के अंदर 90% पॉपुलेशन पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। 17वीं सदी तक लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लोगों का मतलब तालीम का मतलब पढ़ना लिखना एक आर्ट है, इल्म नहीं है, ये फन है। लिखना पढ़ना आना ये एक फन है, किसी को आता है किसी को नहीं आता। इल्म से इसका कोई ताल्लुक, विजडम से इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप जाहिल हैं। ठीक है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ने लिखने का जो कॉन्सेप्ट आया इसलिए आया कि जब 18वीं सदी में जब रियासत वजूद में आई
तो पहली चीज जो ब्यूरोक्रेसी कायम हुई उसमें कल्चर था बुक कीपिंग कल्चर। क्या था? बुक कीपिंग कल्चर का मतलब ये था कि रियासत में जब तमाम शहरियों की एक्टिविटीज का जायजा लेना है तो जरूरी है कि तहरीर में हर बात तहरीरी तौर पे होनी चाहिए, तब ही स्टेट की रेट कायम हो सकती है। ओरल सोसाइटी पर कैसे स्टेट की रेट कायम हो? बुक कीपिंग कल्चर का मतलब होता है कि आप तहरीरी तौर पे चीजों के नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर भाई सिग्नेचर होना, ठीक है, सिग्नेचर का मतलब ये है कि भाई लिखा हुआ होना, हर तहरीर आपकी रिकॉर्ड के अंदर होनी चाहिए। आपने ये काम किया, साइन करना, ज़बानी शहादत नहीं होनी चाहिए, तहरीरी शहादत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हर चीज़ के अंदर आपका रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, ज़बानी कलामी कोई बात नहीं। अगर आप जाहिल हैं चलो अंगूठा ले आओ सामने, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हर चीज़ को तहरीर में लाना बुनियादी तौर पर इसीलिए था ताकि रियासती रिट कायम, और रियासत ये रिट जबर के नाम पर कायम नहीं कर रही थी, लोगों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कायम कर रही थी। ये बात ज़रा ज़हन में रखें, रियासत इस जबर के तहत काम नहीं कर रही थी। आज़ादी जब है, जब आज़ादी एक ऑर्डर में तब्दील होती है तो पहला सवाल क्या आता है? हॉब्स जो सवाल उठाता है, हॉब्स वो थिंकर है जिसको सबसे ज़्यादा फॉरगॉटन थिंकर माना जाता है। यानी लिबरलिज्म का जो पहला बंदा आया है वो लॉक नहीं है, वो हॉब्स है। हॉब्स वो थिंकर है जो बताता है कि भाई फ्रीडम या सिक्योरिटी ऑफ फ्रीडम। हॉब्स का पहला सवाल क्या है? आज़ादी या आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है? आज़ादी बगैर तहफ़्फ़ुज़ के मिल सकती है? तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? एक ऑर्डर कायम है जहां सब अफराद बन चुके हैं, किसी का किसी पर ट्रस्ट नहीं है, सब अजनबियों के दरमियान कानून है। इस कानून को बाउंड कौन करेगा? ट्रस्ट कौन डेवलप करेगा? ट्रस्ट की जो बुनियादी वजह ये होगी वो सोवरिन का होना हो। लोगों की जिंदगी में जब सोवरिन मरकजी हो जाएगा रियासत की शक्ल के अंदर, तब ही जाके जो है आपके सामने रियासत से एक जुड़ाई हो सकती। तो जदीदियत में पहली चीज जो जदीद रियासत आपके सामने आई, ये फालनी सत्तन एक बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पे आई है जो आपके सामने रिवायती बादशाहत। बादशाहत क्या थी? पर्सनल थी। बादशाहत के अंदर मोनोपोली ऑफ वायलेंस नहीं था। मोनोपोली ऑफ वायलेंस को मैं क्या समझाऊंगा उर्दू के अंदर? इजारादारी, तशद्दुद पर इजारादारी नहीं थी, तशद्दुद पर इजारादारी नहीं थी, इंतज़ाम पर इजारादारी नहीं थी, तालीम पर इजारादारी नहीं थी। ये सब चीज़ें इस वक्त क्या बन चुकी हैं आपके सामने? सियासी बन चुकी है। मसलन मिसाल के तौर पे 18वीं सदी से पहले जो मईशत थी वो खालिसन मुआशरती मईशत थी। 18वीं सदी के बाद जो इकॉनमी, इसको आप कहते हैं पॉलिटिकल इकॉनमी। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल इकॉनमी। इसी तरीके से तिब से लेके तमाम मामला जो है वो सियासी बनना शुरू। लिहाजा जदीद रियासत इंसानों पर जो जबर रखती है, इंसानों पर जो हाकमियत कायम रखती है, रिवायती बादशाह इसका सोच भी नहीं सकता। ये बात जरा समझने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए जदीद रियासत बगैर किसी, अब जो मैं जुमला बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप के कायम नहीं रह सकती। स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप, रियासत इदारती डिक्टेटरशिप के बगैर कायम नहीं रह सकती। इसलिए कि चूंकि असल कुव्वत सोवरेन के हाथ में है, लिहाजा जदीद रियासत का जो निज़ामाती सिलसिला है वो बॉटम अप नहीं है, वो टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। असलन क्या है? वो ऊपर से नीचे की तरफ। रियासत में जो भी एक्टिविटीज होती है वो सोवरेन प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर होती, रियासत के नाम पर होती। लिहाजा मगरिब में जो जमहूरियत का जो हुआ है, अगर आप जमहूरियत को पढ़े तो हमारे यहाँ जमहूरियत तारीख को क्या बताया जाता है? वोटिंग, सिविल लिबर्टीज। मगरिब में जमहूरियत की इब्तिदा इन चीज़ों से नहीं हुई। ये सबसे बड़ी गलत फहमी। ये 19वीं और 20वीं सदी में आके वोटिंग राइट्स मिले वहाँ पे। अगर आप वोट करें, वोटिंग कब आई? औरतों को वोटिंग का हक कब मिला है? कालों को वोटिंग का हक कब मिला है? आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा मुल्क आपको नजर आएंगे 20वीं सदी के इब्तिदा। मगरिब में जमहूरियत का आगाज हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या? रियासत चूंकि क्या है? सोवरेन है, ठीक है। लिहाजा इसको जमहूरी कैसे बनाया जाए कि इसमें पावर सेपरेशन की जाए। क्या की जाए? पावर सेपरेशन की जाए। मुकन्नना, अदलिया और क्या? इंतजामिया। इंतजामिया एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी जिसको आप कहते हैं लेजिस्लेशन हो गई। आप इनको यूं करें। ये बात की डिबेट है कि इसके अंदर आप डेमोक्रेसी को लेकर आए, तो ये जमहूरियत होनी चाहिए, अवाम का सिलसिला होना चाहिए। तो रियासत बुनियादी तौर पर कायम होती है इंस्टीट्यूशनल डिक्टेटरशिप की, ठीक है। और मगरिब की पूरी तारीख है, अगर आप देखें 19वीं सदी जो पूरी की पूरी जो मगरिब की तारीख है, इसमें आपको डिक्टेटर्स नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है?
ये वो तारीख है जब मगरिब में बार बार इनकलाब आ रहे थे 19वीं सदी के अंदर। फ्रांस में रेवोल्यूशन आ रहा था, फलानी जगह रेवोल्यूशन आ रहा था, लिहाजा ऑर्डर को कायम करने के लिए ज़रूरी था कि कोई डिक्टेटर आता। जब स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप गिरती है तो पर्सनल डिक्टेटर सामने आता है। जब स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप ज़वाल पजीर होती है, यानी जो रियासत में स्ट्रक्चरल या इदारा जाती आमरीत जब ख़त्म होती है, तो उसके नतीजे में आपके सामने शख्सी आमरीत का ज़रूर होता है। शख्सी आमरीत वो चीज़ होती है जो लोगों को जज्बात की बुनियाद पर अपने साथ जोड़ती है, जैसा कि एडोल्फ हिटलर था, ठीक है, जैसा कि मुसोलिनी था, जैसा कि नेपोलियन था। डिक्टेटर्स हमारे यहाँ की पैदावार में, ये जो आमिरियत है, जदीद रियासत का जो आमिरियत के सब ताल्लुक है, आज भी उस लेवल के आमिर आपके यहाँ नहीं पैदा हो। एडोल्फ हिटलर के लेवल का आमिर आपके यहाँ भी कोई बंदा पैदा, और एडोल्फ हिटलर कोई आमिर भी नहीं था। अगर आप कहें, एडोल्फ हिटलर के साथ पूरी जर्मन कौम खड़ी हुई थी, वो जमहूरी डिक्टेटर था। यानी एडोल्फ हिटलर के मुकाबले में जो उसके सामने खड़े थे ना, चर्चिल हो गया, रोजवेल्ट हो गया, स्टॉलिन हो गया, इन तीनों के पास वो अवाम का मैंडेट था जो उसके पास था। अगर आप अवामी मैंडेट के ऊपर जाके देखते हैं तो जदीद रियासत जिस चीज़ पर कायम है, स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप के ऊपर कायम। रिवायती जो माशरा थी वो किसी डिक्टेटरशिप के ऊपर कायम नहीं होती थी। वहाँ बुनियादी तौर पर वो जो निज़ाम था वो किसी यूनिफाइड, यानी जदीदियत की खास बात क्या है, मैं ज़रा एक दोबारा जुमला बोलूँगा, इसको समझिएगा। जदीद सियासी नज़म दो चीज़ों के बगैर कायम नहीं रह सकता: यूनिफॉर्मिटी, सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल। इन तीन चीज़ों के बगैर जदीद माशरत वाक़याती हकीकत नहीं बनी। कि आपको यूनिफॉर्मिटी पैदा कर, रियासत ने यकसानियत पैदा कर, कंट्रोल पैदा कर, मरकजियत पैदा करनी है, सेंट्रलाइजेशन पैदा कर, ठीक है। मैं इसकी छोटी सी आपको एक दो मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस्लामी तारीख में आप अगर नोट करें, अक्सर औकात एक जुमला आपने सुना होगा टॉलरेंस का, और मगरबी माशरे जो है वो ज़्यादा टॉलरेंट है। टॉलरेंट का मतलब रवादारी किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल उसका तर्जुमा रवादारी ठीक नहीं, बर्दाश्त कर लीजिए इसका। टॉलरेंस इसको हम क्या, टॉलरेंस आपके यहाँ पर ये कहा जाता है, और मगरबी माशरत की जो सबसे बड़ी दलील होती है वो उन माशरों में टॉलरेंस बहुत है, और आपके माशरे में अदम बर्दाश्त। पूरी इंसानी तारीख अदम बर्दाश्त की तारीख थी। लिबरलिज्म आया और उसने आके सबको दिया कि बर्दाश्त कैसे करना है दूसरे। अभी मैं इस पर नहीं आ रहा कि बर्दाश्त की क्या है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। आप नोट करें, इस्लामी तारीख में अगर आप सल्तनत उस्मानिया को पढ़ें, आप ईरान की सफ़वी सल्तनत को पढ़ें जो अहले तशय्युह की थी, आप हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया से ऊपर पिछले लेवल तक चले जाएं, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कितने अदालती निज़ाम काम कर रहे थे, आप गिन भी नहीं सकते। कितनी करेंसियाँ थी, आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया, मैं आपको 1838 का डाटा बता रहा हूँ, जब ब्रिटिश एम्पायर आ चुकी थी, तो ब्रिटिश एम्पायर ने कहा 1136 करेंसी है जो हमारे इल्म में आई। मैं 1838 की बात कर रहा हूँ, जब वो आ चुके 19वीं सेंचुरी में, जब आए हो गया 1136 करेंसी है जो हमारे इल्म में आई, ठीक है। अपने अपने तौर पे वहाँ काम कर रहे, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने जब ये आके नोट किया अदालती निज़ाम, तो हर एक का अपना पंचायत, हर एक के यहाँ अपनी अदालती निज़ाम, हर एक का अपना अलग अलग सिलसिला, लिहाजा अदालती निज़ाम आपको अलग नज़र आएगा। ईसाइयों का अलग अदालती निज़ाम नज़र आएगा। अदालती निज़ाम जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है अदालत की एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ, ये बात ज़रा समझिए आप। अदालत की एडमिनिस्ट्रेशन भी, कानून सिर्फ उनके नहीं है, अदालत की एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ। जदीद रियासत में आप इस तरह का सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि जदीद रियासत जिस चीज़ पर कायम है वो ज्यूरिडिकल सोवरेनिटी पर कायम, ठीक है। आप अपनी अदालतें लगाओ और हद नाफिज करना शुरू कर दो अमेरिका के अंदर, ठीक है। अदालतें लगाएं, अदालत अगर आपने लगाना शुरू कर दी तो इसका मतलब ये है कि आपने रियासत को चैलेंज करना शुरू कर, ठीक है। जब आप अपनी अदालत लगाएंगे तो अदालत का मतलब क्या है जदीद रियासत में, कि आपने स्टेट की नीड को चैलेंज कर दी, क्या बात कर दी आपने बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों की तारीख में इतनी अदालतें थी, कभी बादशाह की रिट चैलेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये बताता है कि कानून में इस्तनादी दर्जा रियासत का होगा। रियासत से अप्रूव हुए बगैर आपने अगर कोई चीज़ अपनी बनाई तो स्टेट की रिट के खिलाफ, लिहाजा रियासत आपको ताकत से कुछ नहीं, रियासत आपको ताकत से, यानी रियासत कभी टॉलरेंस, यानी जब आप इसीलिए जब हमारे यहाँ गुफ्तगू की जाती है टॉलरेंस की, तो उससे गुफ्तगू ज़्यादा कल्चर की जाती है। वो ये नहीं बताते कि क्या ये टॉलरेंस है रियासत दुनिया में, कि आप जाएँ और इंग्लैंड के अंदर अपनी अदालतें बनाएं और सजाएं देना शुरू कर दें और कहें मुसलमानों ने ड्यूसबरी के इलाके में फैसला किया है और बड़े मजहबी हो गए लोग और उन्होंने शरीय अदालतें बना ली है और अब वो देना शुरू कर दिए, तो क्या करेंगे वो आप, कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हो यहाँ पर आके आप, ठीक है। या कनाडा के अंदर अपनी अदालतें बनाना शुरू कर दें और अदालतें और उससे इंतजाम भी किसी काजी बना दिया और काजी बैठ के फैसले देना शुरू कर दे, तो कहेंगे इस तरह तो रियासत का नज़र भी नहीं चल सकता,
क्योंकि ये रेट ऑफ द स्टेट के खिलाफ है। ठीक, तो बुनियादी तौर पर बात है कि इसमें टॉलरेंस नहीं है। तो स्टेट जिस चीज पर कायम होती है, किस चीज पर कायम होती है? स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप पर कायम। ठीक है, दूसरा इसमें एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये जो इनलाइटनमेंट थी, तहरीक तनवीर जो रोशन ख्याली की तहरीक थी, उसमें इंसानियत की, उसमें जो फिक्र का आगाज हुआ था वो बुनियादी तौर पर हुआ था किस बुनियाद पर? आज़ादी की बुनियाद पर, खुद मुख्तारी की बुनियाद पर। ठीक है, 18वीं सदी तक आपको ये अफकार नजर आते हैं कि इंसान खुद मुख्तार है और इंसान को खुद मुख्तार साबित करना। इंसान फितरत से भी खुद मुख्तार है, खुदा से भी खुद मुख्तार है। बहस ये नजर आती है। लेकिन आप 19वीं सेंचुरी में देखें, जैसे जैसे जदीद रियासत का नज़म बनता गया, सरमायादाराना निज़ाम वाक़याती हकीकत बनता चला गया, आपके सामने जितने 19वीं सदी में मुफक्किरीन आएंगे वो सब जबरियत के कायल थे। हेगल, मार्क्स, डार्विन, फ्रॉइड, इनमें से कोई नहीं कहता इंसान आज़ाद है। ये सब कोई ना कोई आपको बताते, डिटरमिन करते, इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। हेगल तारीखी तौर पर डिटरमिन करता है इंसान को, मार्क्स माशरती तौर पर डिटरमिन करता है इंसान को, फ्रॉइड अनकॉन्शियसनेस चला रही है, तुम खुद आज़ाद नहीं है इस मामले में, डार्विन तुम्हारी बायोलॉजी तुम पर जो है बाकायदा रूल करती है। और ये चीज़ आपके सामने नजर आती। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी से 18वीं सदी से, मैं एक जगह जो था पढ़ा रहा था साइकोलॉजी, तो उस एक बड़ी अच्छी बुक थी, लाजमी आपको किताब पढ़िएगा, उसका नाम है कैपिटलिज्म एंड डिज़ायर। मेरा ख्याल किताब का नाम है कैपिटलिज्म एंड डिज़ायर। उसमें बड़ा अच्छा लिखा, उसने बताया कि 19वीं सदी से उन उलूम की ज़रूरत थी जिससे आप इंसानों को कंट्रोल कर सकते। किन उलूम की जरूरत थी? जब आज़ादी एक ऑर्डर में तब्दील होगी, जब आज़ादी ने एक ऑर्डर बनना है और असल मकसद मुझे लोगों को सिक्योर करना है, तो सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए कि फ़र्द ने कैसे बिहेव करना है, ये क्या कर सकता है, इसकी प्रोडिक्शन मेरे पास होनी चाहिए। लिहाजा मैं ऐसे ऑर्डरिंग बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको ये करना पड़े। मिसाल के तौर पर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का बुनियादी हाइपोथेसिस क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का हाइपोथेसिस ये है कि आपके साथ कितना अच्छा हो सकता है ये आपने कभी सोचना ही नहीं। हर मामले में जब आप जाओ तो पहले ये सोचो कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसे लोग होते होंगे जिनके साथ मामला करते हैं, आप यकीनन ये सोचते होंगे, लेकिन वो ये रिस्क मैनेजमेंट ये बताती है कि भाई कितना बुरा हो सकता है, पहले तैयारी करके रखो। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको ऐसा कितना बुरा हो सकता है, आपको ये बात अपने ज़हन में रखो। तो इस बुनियाद पे ये दूसरी चीज़ है इल्मी तौर पे, तो जिसके नतीजे में निज़ामाती तौर पर आपके सामने जो निज़ाम वजूद में आता है वो डिक्टेटरशिप के वजूद में आता है। अब तीसरी चीज़ सुनिए, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है इस मामले में वो आता है मास सोसाइटी का। माज़रत के साथ में ये अंग्रेजी का ही लफ्ज़ है, मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। मास सोसाइटी, आपने सुना होगा मास कम्युनिकेशन, मास रिलेशन, मासिस में जाएं। मासिस का मतलब बुनियादी तौर पर ये है कि तमाम अफराद अब किसी बरादरी की शक्ल में आपके सामने मौजूद नहीं है। माशरा किसी कम्युनिटीज़ की शक्ल में, या आप समझ लें बरादरी और कबाइल की शक्ल में आपके सामने मौजूद नहीं है, बल्कि माशरा महज टूटे हुए अफराद का मजमूआ। और ये तमाम जो टूटे हुए अफराद हैं, आपने इनको ट्रीट इस बुनियाद पर करना है, ये सोचे बगैर करना है कि इनमें कितनी या इनमें डिफरेंस क्या है, इसको नहीं सोचना। इनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी यकसानियत है, इसकी बुनियाद पर आपको निज़ाम कायम करना। लिहाजा आप नोट करें कि मास सोसाइटी जो आपके सामने कायम हुई 19वीं जो सनती इनकलाब के बाद, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंसान की जो हैसियत आपके सामने बनी वो चार चीज़ों में थी। या आप वोटर हैं, या आप वर्कर हैं, या आप कंज्यूमर हैं, सारिफ हैं, या तीसरे आप स्पेक्टेटर हैं, तमाशबीन हैं। ठीक है ना, आप एक अच्छे ऑडियंस हैं, या आप वर्कर हैं, या आप वोटर हैं, या आप बुनियादी तौर पर क्या हैं, सारिफ। लिहाजा इस माशरत ने जो निज़ाम ज़िंदगी आपके सामने पैदा किया, ये किसी डायलॉग पर नहीं था, ये मोनोलॉग। फूको अपनी जो है, जो उसकी किताब है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, उससे बताता है कि 18वीं सदी से पहले दुनिया में डायलॉग होता था। 18वीं सदी के बाद डायलॉग ख़त्म हो चुका, अब मोनोलॉग। इदारे के साथ आप डायलॉग नहीं करते, इदारे के साथ आपका डायलॉग नहीं चल रहा होता। इदारा जो होता है वो हुक्म पे चलता है। जितनी इदारती निज़ाम बंदी बनती है उतना डायलॉग ख़त्म होता चला जाता है माशरे, क्योंकि उसमें तो लोगों को बनना होता है। इदारे के मुताबिक आप नहीं बन रहे, आप उठा के बाहर हो जाएंगे। डायलॉग कौन कर रहा है आपके साथ बैठ के? कोई डायलॉग नहीं करता आपके साथ बैठ।
तो इदारती सफ़बंदी जो आपके सामने आती है, यानी जब रिवायती रिश्ते ख़त्म होते हैं और वो सारे मामलात इदारों के हवाले होते हैं, तो फिर इदारा जो होता है वो किसी मुकालमे पर आपके साथ नहीं चलता। मुकालमा आपके साथ नहीं होता, मुकालमा फिर आप लोगों के दरमियान होता है। जैसे मुकालमा बैनुल मज़ाहिब, ठीक है, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब क्या होते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसको दौर जदीद इर्रेलेवेंट समझता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, तो इसमें मुकालमा करवाना। एक चीज़ जिसको गैर अहम समझा जाता है उस पर आपको मुकालमा करवाना है। और मुकालमा करवाना किस वजह से है कि इन तमाम मज़ाहिब में सब तो मसले पैदा करते हैं अपनी जगह, एक ने बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर दिया, इस्लाम। लिहाजा आपको उन सब के दरमियान इस्लाम को बिठा के एक तरह का इन्हीं मज़ाहिब के अंदर रिड्यूस भी करना है कि यार ये इसी तरह के मज़ाहिब। ठीक, तो पहली जो सबसे तीसरी जो मैंने चीज़ आपको बताई जिससे अब मालूम आती है वो ये चीज़ है कि जदीद रियासत मोनोलॉग का मतलब क्या होता है। मोनोलॉग आप समझते हैं जिस तरह मुकालमे का उलट क्या होगा, मुकालमे का मुतज़ाद क्या होगा। मुकालमे का मतलब है दो आदमी बात कर रहे हैं, तो अगर मोनोलॉग होगा मुतज़ाद क्या होगा। इदारा जो होता है वो तो अपनी प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे चलता है। इदारा में तो आप अपनी मुताबिकत अख्तियार करते हैं जो आपको बनना होता है। इदारे के उसूल चल रहे होते हैं। इदारा लोगों से कोई नहीं कर रहा होता। दुनिया का कोई इदारा आपसे बैठ के नेगोशिएट नहीं करता। आप किसी इदारे में जाएंगे और जाके बोलेंगे मैं डिसिप्लिन को नहीं मानता तो मैं रह रहा हूँ, आप जाओ, ये कहेगा आपको। इदारे में किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं चलती। इदारा हुक्म पे चलता है, आपको इधर नहीं जाना तो आप उधर चले जाओ, ये चॉइस होती है आपके पास, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। लिहाजा जदीद मुआशरे जो है वो खालिसतन एक इदारती डिक्टेटरशिप पर का है। इसको एक और मायने में भी ले सकते हैं। आप जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तरक्की का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट के बहुत सारे मतलब, एक तरीकाकार मसलन डेवलपमेंट की तारीफ अगर हम करने बैठे, एक तरीकाकार ये होता है कि उन तमाम लाइफ स्टाइल्स को, उन तमाम लाइफ वर्ल्ड्स को, उन तमाम तस्वुर हयात को ख़त्म कर देना जो कि तारीख़ी तौर पर गैर यूरोपी थे, उनकी जगह पे उस वाहिद तर्ज़ हयात को फ़रोग़ देना जो कि यूरोप में तारीख़ी तौर पर ज़हूर हुआ। एक तारीफ़ ये भी है। जदीद शहर जो आपके सामने बनते हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं, आप कहेंगे एक तो तारीफ़ ये है। दूसरी तारीफ़ क्या है, मैं आपसे एक मिसाल सवाल पूछता हूँ। आप किसी गांव में जाएं और उस गांव को आपने तरक्की याफ्ता बना, तो बेहतरी का मफहूम क्या आपके लिए। वो गांव ना रहे तो आप ये नहीं बताएंगे हाँ यार ये गांव है, ये सब कुछ चीज़ें, आप वो सारा मॉडल बना देंगे कि ये एक शहर का होता है। उस गाँव में कोई स्कूल नहीं जा रहा, सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप कहेंगे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, पहला सवाल आप उठाएंगे। उस गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा, सवाल उठाएंगे तो हॉस्पिटल कहाँ है। ठीक है, उस गाँव में 10 सवाल आप करें, 25-30 सवाल आप करते चले जाएंगे। इस गाँव में ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें आप बता देंगे। उसके बाद जो नक्शा आपके सामने आएगा वो एक मज़ाफ़ाती शहर का आ जाए। चूँकि ग्रीनरी अच्छी लगती है तो तोड़ा रखा जाए इसको, ये आप कह देंगे। ये चूँकि मुझे सब्ज़ा अच्छा लगता है, सब्ज़ा अच्छी चीज़ है और फितरी तौर पर मुझे अच्छा लगता है, वरना बेहतरी का क्या मफ़हूम। बेहतरी के बहुत सारे मानी हो सकते हैं। देखिए, जब आप कहीं इस तरह इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट का, यानी आप क्या बता रहे हैं बुनियादी तौर पर कि नॉन यूरोपियन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उसके खात्मे का यूरोपियन फॉर्म ऑफ लाइफ से होने का नाम डेवलपमेंट है। ठीक है, और अगर ये तारीफ़ किसी को लग रही है कि बड़ी रेसिस्ट की है तो दूसरी तारीफ़ कर लेते हैं। दूसरी तारीफ़ इसकी जगह पे ये हो सकती है, आम आदमी के हाथ से उसके मामलात निकल कर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ पावर्स को मुंतकिल हुई। ये तरह मैं अब इसकी तर्जुमा नहीं कर पा रहा। आम आदमी के हाथ से उन चीज़ों का निकल कर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ पावर को आप अगर मुंतकिल कर दें तो इसका नाम होता है तरक्की। तो तरक्की बुनियादी तौर पर ये होती है कि एक शख्स है जो अपना काम कर रहा है, लोगों को ये पता है कि पानी कैसे निकालना है, लोग एक स्मॉल स्केल के ऊपर अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो सारे मामलात जो हैं वो एक बड़े जाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ पावर है, उनको मुंतकिल हो जाए, और इनमें सबसे बड़ा जो सेंटर है वो रियासत है। ठीक है, इसका नाम आपके सामने करेंगे। तालीम अगर आपको ख़ानदान और माशरे से मिल रही है, आप उसको मुंतकिल कर दें स्कूल की तरफ। ठीक है, हेल्थ जो आपकी जो है वो आप एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप जा रहे हैं हकीम के पास, वो जाके मुंतकिल हो जाए अस्पताल की तरफ। इसका नाम डेवलपमेंट है। इस चीज़ को आप डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा आप किस चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं? अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो फिर आप कहेंगे ज़रूरत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं मसला क्या खड़ा करूँ। तो जदीद माशरत की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जिस मसले को जदीदियत हल नहीं कर पा रही और जिस पर तमाम बड़े बड़े उनके फ़लसफ़ियों ने ये बात मान ली है कि आपको अब क्या करना है, यानी जदीदियत के दिफा में सिर्फ एक फ़लसफ़ी खड़ा होता है, वो है हैबरमास। और उसका दिफा क्या है? उसका दिफा सिर्फ एक है कि जदीदियत एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। क्या अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है? आप जो तनकीद कर रहे हो ये एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट पर तनकीद कर रहे हो। ये फिनिश कहाँ होगा? ठीक है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ, चूंकि ये ख़त्म नहीं हुआ तो लिहाजा आप इसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। जदीद माशरत जो है, अगर आप उसको नोट करें
तो उसके अंदर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पड़ा। ये 3 चीज़ें हैं जिसने जदीद निज़ाम ज़िंदगी को बना दिया है। मैं चूंकि इसका तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बता रहा हूँ, टोटलिटेरियन। क्या बना दिए? टोटलिटेरियन। हन्ना आरेंट की बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वो अगर आप देखिए, उसका नाम है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म रियासत मुकम्मल तौर पर निज़ामाती तौर पे साइंसी, टेक्नोलॉजिकली और सियासी टोटलिटेरियनिज्म का शिकार है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि मुझे रियासत को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लोगों की आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है, और मैं जितना प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ उतने ज़्यादा लोग अनप्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें जो आ रही हैं माशरे के अंदर, वो नए मसाइल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब फेसबुक आया तो उसने एक नया प्रॉब्लम पैदा किया, साइबर सिक्योरिटी का। फेसबुक पे लोग आज़ादी इंजॉय कर रहे थे। फेसबुक पर अगर एक सब्जेक्ट की तरफ से देखा जाए तो लोग ज़्यादा आज़ाद समझ रहे थे, ठीक है, लेकिन फेसबुक ने आके या डिजिटल वर्ल्ड ने आके आपके सामने एक नया मसला पैदा किया, साइबर सिक्योरिटी। और दुनिया भर में इस वक्त आपने नोट किया होगा, बड़ा मसला है कि साइबर लॉज को कैसे बनाया जाए। तो 5,000, 4,000 सफ़े के बाकायदा दुनिया भर के मुल्कों में साइबर लॉज बन रहे हैं आपके सामने कि किस तरीके से आपको लोगों की साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। हित की इज्जत का कितने मसाइल पैदा हो चुके हैं। हित की इज्जत की तारीफ किया है, फेसबुक ने आके वो बदल दिया अब आपके सामने, ठीक है। तो ये सारे मसाइल आपके सामने पैदा हो रहे हैं। जब आप जितना ज़्यादा आज़ादी के मैकेनिज्म ईजाद कर रहे हैं, उतना बर्डन सिक्योरिटी पे पड़ रहा है। सिक्योरिटी के बर्डन की वजह से उतना ही ज़्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि स्टेट की इंटरवेंशन ज़िंदगी में बढ़ती चली जा रही है। बढ़ने का मतलब ये है कि रियासती जबर मज़ीद इजाफे की तरफ जा रहा है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा आपके सामने जो मगरिब के यहाँ बड़ा क्राइसिस आया है वो ये जदीदियत का जो बहरान है। आलम इस्लाम में प्रॉब्लम ये है कि जदीदियत को एक आइडियल के तौर पे स्टडी किया जाए, दुनिया भर में इसे क्राइसिस के तौर पे स्टडी किया जाए। ये हमारे यहाँ इसको आइडियल के तौर पे स्टडी करो। जब आप इस चीज़ को आइडियल के तौर पे स्टडी करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं वैसा बन क्यों नहीं रहा, ठीक है। और जब आप किसी को बहरान के तौर पर स्टडी करते हैं तो आप शुक्र अदा करते हैं कि मैं अभी तक वैसा नहीं बना। फर्क है कि नहीं? अगर आदमी किसी चीज़ को बहरान के तौर पर देखो, एक आदमी मानता है ये आइडियल है तो वो तो ये तड़पेगा ना बैठ के कि यार ये तो आइडियल चीज़ है तो मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि बनना चाहिए मुझे ऐसा, मैं ऐसा बन क्यों नहीं पा रहा। और जब वो ये इसको बहरान के तौर पे देखेगा तो बहरान का मतलब ये कि मुझे इससे बचना कैसे है और दूसरों को बचाना कैसे, वो ये चीज़ ज़्यादा सोचते। दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मगरिब मखमूद से फंसा हुआ है वो ये है कि हम इसको आइडियल कैसे डिक्लेयर करें। ये तो एक बड़े का बड़ा क्राइसिस बन चुका है आपके, ठीक। तो इस चीज़ ने जो है यानी रियासत का सोवरेन होना, रियासत में स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप होना, सिस्टम में चले जाना, ऑर्गेनाइजेशन का ताकतवर होना, यानी जदीद इल्म ने जो आपके सामने अपने 4 मज़ाहिर पैदा किए, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा क्या मैंने बताया मशीन है, और चौथी जो शक्ल आपके सामने साइबर ज्योग्राफी के नाम से, ठीक है। ये 4 इसके अमली मज़ाहिर हैं जो आपके सामने आते हैं। इन 4 मज़ाहिर के अंदर जब आपने आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है तो ये मसला आपके सामने सबसे पहले आता है कि आप इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। वो कानून के ज़रिए करेंगे, यानी लिबरलिज्म में आज़ादी कैसे प्रोटेक्ट होगी, मुझे लोगों के लिए कवानीन बनाने। तो आसान लफ्ज़ों में कवानीन की बढ़ोतरी आज़ादी की बढ़ोतरी, आज़ादी की बढ़ोतरी कवानीन की बढ़ोतरी। कवानीन की बढ़ोतरी का मतलब क्या है कि सोवरेन की ताकत का ज़्यादा आपके ऊपर, बात समझ लें, ये कॉन्ट्राडिक्शन। कवानीन की बढ़ोतरी, लिहाजा जब वो तनकीद कर रहे होते हैं टेरीनी के ऊपर तो इस बात पर गौर नहीं कर रहे होते हैं कि आज़ादी ही बुनियादी तौर पर जबर बन। इसीलिए वहाँ जितने नए नए लोग लिखते हैं ना जो आज़ादी पर तनकीद करने वाले हैं, आज़ादी पर जो तनकीद करने वाले जितने भी लोग निकले हैं वो सारे निकले किस बुनियाद के ऊपर? वो सब तनकीद करने इसी बुनियाद के ऊपर निकले हैं कि भाई अगर आपको जदीदियत की टिरनी से बचना है तो थोड़ी इखलाकियात पैदा करनी पड़ेगी, ट्रस्ट बेस्ड माशरा कायम करना पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्होंने आज़ादी पहले हासिल की, ठीक है। इस पर आना पड़ेगा कि भाई ये कम से कम ये चीज़ तो थी, ऐसी नहीं। ये है सबसे बड़ा क्राइसिस। इसीलिए जो कार्ल श्मिट है उसने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी, डिक्टेटरशिप, और उसकी दूसरी किताब का नाम है द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। श्मिट कहता है कि जदीदियत का जो ये कैरेक्टर है जिसमें आज़ादी जब एक ऑर्डर की शक्ल में आई तो उसे प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ ना हो,
रूल ऑफ लॉ के बाहर सोवरेन मौजूद हो, यानी कानून के निफाज के लिए कानून का सस्पेंड होना बहुत जरूरी है। कानून के निफाज के लिए कानून का सस्पेंड होना बहुत जरूरी है। यानी वो ये कहता है कि लिबरलिज्म ने जो सियासत बनाई है उसमें डिस्कशन है, हर चीज आप जानते हैं खिलाफ राय है। डिस्कशन के नतीजे में क्योस पैदा हो सकता है, रियासती नज़म खराबी की तरफ जा सकता है। सियासी नज़म कायम होता है डिसीजन पर, डिस्कशन पर नहीं कायम होता। तो स्मिथ का ये कहना है कि कानून से बाहर एक चीज होनी चाहिए, यानी उसका उसूल ये है कि जब कानून रियासत की मर्जी से नाफिज हो रहा है, रियासत के नाम पर नाफिज हो रहा है, तो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, इस्तिस्नाइयत रियासत को हासिल होगी। किसको हासिल होगी? रियासत को हासिल होगी। यानी पाकिस्तान में जो कवानीन बन रहे हैं, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी कवानीन बनते हैं, हुदूद ऑर्डिनेंस जब था जनरल ज़िया उल हक के टाइम पर, तो किसके नाम पर बने थे? ताज़ीरात पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान में कवानीन, ब्लास्फेमी लॉ भी जो बनता है वो पाकिस्तानी कानून के नाम पे बनता है, शरा के नाम पर नहीं बन रहा। ये बात जरा ज़हन में रखें आप, ये बात जरा ज़हन में रखें। आपका जो कानून बनता है ये पाकिस्तान के कानून में हमने कर दिया। अब इसमें इस्तिस्नाइयत शरा को हासिल नहीं होगी, पाकिस्तान को हासिल होगी। ठीक है, जब शरा और ये टकराएगा तो यहाँ कुर्बान आपको रियासत को नहीं कर सकते, शरा को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पावर है, ये बात जरा समझने की जरूरत है, रियासत की जो पावर है वो उससे बाहर एग्जिस्ट करती है। जब रियासत को सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी रियासत के पास इमरजेंसी पावर होनी चाहिए। इमरजेंसी पावर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको पता है अमेरिका में, मैं इंशाल्लाह मेरा है इरादा कि इसके ऊपर भी करें पूरे का पूरा, अमेरिकी रियासत में तारीख में 13 इमरजेंसियां लगी। अगर सिविल वॉर अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन था, जब सिविल वॉर चली तो उसने इमरजेंसी लगा दी थी, लॉ खत्म, आइन खत्म, ह्यूमन राइट्स वगैरह थोड़ी देर के लिए। अभी कोविड में आपके सामने इमरजेंसी लगी भाई, जब आपने सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा कर दी। कोविड के सामने क्या हुई दुनिया भर में? कोविड में आपने लोगों की नकलो हमल को रोका है। क्या किया? आपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका है, जो कि ह्यूमन राइट है। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, मेडिकल तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आपने लोगों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका है। और बदतरीन पाकिस्तान में तो नहीं लगा लॉकडाउन, किस तरह का लगा ये तो आपको पता है। जो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ उतना ही गंदा लॉकडाउन लगा। तो इमरजेंसी की ना वहाँ पे, इमरजेंसी ऑर्डर। तो रियासत में वहाँ जो मगरिब के अंदर, देखिए मगरिब में जो डिक्टेटरशिप कायम है वो स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप का है। रियासत जो है वो इनविजिबल हो चुकी। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जानते हैं ये जो हमारे आइन में बगावत के कानून है, अक्सर बगावत, अब तो इतने बगावत के केस बनते हैं कि बगावत की कोई हैसियत ही नहीं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में बगावत का केस अगर चल जाए तो हीरो बनता है। और मेरे ख्याल में हर सहाफ़ी चाहते हैं कि एक केस मेरे भी पर्चा कटे बगावत का, ताकि मेरा नाम आए कल को कि मैंने कुछ बोला है। ठीक है, यानी इतने पर्चे काटे इन लोगों ने, इतने पर्चे काटे हैं कि बगावत की कोई औकात ही नहीं ये कानून। ये बगावत का कानून जो है ये आपके यहाँ किसके जरिए आया? ये आया कॉलोनियलिज्म। बरतानवी जो रियासत थी उसने लेकर आई थी सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ का मतलब बगावत का कानून। बरतानिया में ये कानून खत्म हो गया 2009 में। ठीक है, इस पर एक जगह पे हैसी मुज़ाकरे में लोग कहते हैं भाई देखो बरतानिया ने हम खत्म कर दिया बगावत का कानून, पाकिस्तान ने खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम बरतानिया से हमारा ताल्लुक था, बरतानिया में ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ की रियासत इतनी मैच्योर हो गई है कि वहाँ बगावत के कानून ख़त्म हो रहे हैं। देखो वहाँ पे कोई भी रियासत बगावत कर दे, रियासत कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, रियासत कुछ भी नहीं कहे। मैंने कहा कि भाई वहाँ बगावत के कानून इसलिए ख़त्म हुए हैं कि रियासत को अब किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी रियासत में जहाँ अभी रेट ऑफ द स्टेट नाफिज नहीं है, 15-20 इंसर्जेंट्स घूम रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर इस वक्त इतना केओस है, वहाँ पर रियासत के खिलाफ बोलने से फ़र्क पड़ता है। जब तक बरतानवी रियासत इस लेवल तक थी कि किसी के बोलने से फ़र्क पड़े तो बगावत की कानून वहाँ रहे। अब अमेरिका के अंदर सबसे बढ़कर जो अमेरिका पर हमले करता है वो नोम चॉम्स्की करता है। नोम चॉम्स्की करता है। चॉम्स्की जो तनकीद करता है उसके बारे में अमेरिका के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि इसको एक नफ्सियाती मर्ज है, एंटी अमेरिकन ऑब्सेशन। चॉम्स्की के बारे में कहा जाता है अमेरिका कि ये बंदा जो है, इसे एक नफ्सियाती बीमारी है, किसी से ऑब्सेशन हो जाती है, खिलाफ हो जाता है कोई आदमी, और उसमें उसे कीड़े ही नजर आ रहे हो, नफ्सियाती मर्ज एक तरह का।
तो उन्होंने कहा इसको ये लफ्ज़ अमेरिका के हवाले से हो गया। उनके उनके बड़े बड़े मुफक्किरीन कहते हैं कि नहीं, हम भी तनकीद करते हैं अमेरिका पे, ये सिर्फ अमेरिका में कीड़े तलाश करता है। ठीक है, उसको अमेरिकी CIA ने आज तक नहीं उठाया। पाकिस्तान में अगर कोई करता है तो आप सोचते हैं इसको उठा लिया, इसको गायब कर दिया, इसको उठा के कुछ कर दिया, वहां पर नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर चॉम्स्की कोई अमली खतरा पैदा करेगा तो फिर चॉम्स्की कहाँ होगा वो देख लेंगे आप। कोई अमलन खतरा ना करे, अमलन की खतरा ना करे। रियासत इस चीज से बालातर हो चुकी है, किसी के बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, यानी इस वक्त जितना आपके यहाँ पर जो मगरब में जो नए बायो पॉलिटिक्स में जो लिखने वाले लोग हैं, वो किस सवाल पर इस वक्त बहस कर रहे हैं पता है आपको? वो लिख रहे हैं इस वक्त कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे गवर्नमेंटैलिटी पैदा करता है। फ्रीडम, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी इज़हार राय जो है वो कैसे रियासती हाकमियत में इजाफा करता है। आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी इज़हार राय का होना, लोगों का इजहार करते रहना, हर बंदे को बोलने की इजाज़त होना डिजिटल मीडिया के ऊपर, इससे स्टेट को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सारी बहस इसके ऊपर हो। तो बोलने से वहाँ की रियासत को फर्क नहीं पड़ता। रियासत इनविजिबल हो चुकी है, रियासत नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में जब आप एयरपोर्ट से उतरते हैं और आपको जगह जगह रेंजर्स नजर आती है, अमेरिका यूरोप में इस तरह नजर नहीं आएगी फिरती। तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, वहाँ पर स्ट्रक्चरल डिक्टेटरशिप इस लेवल पर हावी हो चुकी है कि किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई वहाँ पर कुछ करेगा तो रियासत अपना बताएगी। मसलन अगर इमरान खान अमेरिका में या बरतानिया में खड़े होकर अपोजिशन लीडर के बारे में ये कहे कि इसको लाने से बेहतर है कि बरतानिया पर एटम बम मार दो, ठीक है, तो फिर आपको देखो कि वहाँ का कानून कैसे काम करता है। पाकिस्तान में उससे कहीं नहीं बात आती कि भाई इन चोरों को लाने से बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम मार दिया जाए। ये कहा ना उसने अपने जलसे में कहा कि भाई इन चोरों को लाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान पर एटम बम मार दो, ठीक है। और ये करने से और बाकायदा आपको पता होगा कि अच्छे तरीके से कि बाकायदा यहाँ से जो शौकत तरीन था उसने IMF से बात की कि भाई पाकिस्तान को कर्जा ही ना दो, पैसे ही ना दो, ठीक है। हालांकि अगर ये कोई चीन जैसी रियासत होती तो फायरिंग स्क्वाड के सामने आपको खड़ा कर देती सीधा ले जाकर। चाइना में ये होता है, अगर कोई ऐसा बागी निकले तो फायरिंग स्क्वाड के सामने ले जाके खड़ा कर देते, तो फायरिंग होता है वही। तो जो चीज़ समझने की वो ये है कि ये नहीं है कि वहाँ डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी, वहाँ पर जदीद रियासत ने अपनी निज़ामाती हाकमियत इतनी पुख्ता तय कर दी है कि किसी के बोलने से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से तो किसी का फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी माशरे के अंदर अभी तक रियासत की रेट नाफिज है, रियासत का रोल नाफिज नहीं, रियासत में ताकत का मरकज़ किसने होना है वो नाफिज नहीं। एक ताकत का मरकज़ है जो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो मजबूर है सबको रेगुलेट करने की। वो मजबूर भी है, वो चाहता भी है कि मैं ताकतवर हूँ, वो मजबूर है, वो चाहता भी है ताकतवर हो। जो अभी करंट क्राइसिस पैदा हुआ, ये इसलिए पैदा हुआ कि उस ताकत से मजबूर का मैं न्यूट्रल हूँ, तो लोगों ने गिरेबान पड़ दिया, तो कहाँ जा रहे हो मैं छोड़। बात जो सिंपल आपके सामने ये आती, वो ये आती कि डिक्टेटरशिप का जो ताल्लुक है वो किसी इस चीज़ से नहीं। तीसरी दुनिया में जो डिक्टेटरशिप आई है उसकी खास वजह, उसकी वजह ये थी कि जब नौवादियाती निज़ाम हिंदुस्तान में आया तो यहाँ पर पर्सनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप था, क्या वो इंस्टीट्यूशन से वाबस्तगी नहीं। नौवादियाती निज़ाम के तहत जो हिंदुस्तान में इदारती सफबंदी कायम हुई, वो सही मायनों में इदारे नहीं बने। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ ने आधे हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी हाकमियत कायम की, वो कायम की किस तरीके से? वो कायम की जागीरदारी के जरिए से। जागीरदारी क्या है? जागीरदारी बिल्कुल पर्सनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। इदारों के अंदर भी जो उन्होंने आपके सामने हाकमियत कायम की, किस तराजू में कायम की? वो पर्सनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर कायम की। लिहाजा जिस वक्त बना, एक चीज़ उन्होंने मजबूत कायम की, वो थी फौज। फौज जो उन्होंने कायम की थी आपकी, वो सही मायनों में एक इदारा थी। लिहाजा जदीद रियासत चूंकि खुद एक बहुत बड़ा इदारा है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद उसी इदारे ने सबको कॉलोनाइज किया। जो सबसे पावरफुल फौजी आमरीतें जितनी नहीं आई तीसरी दुनिया के अंदर, वो फौज इसलिए क्योंकि फौज वो है इदारा जहां पे सही इदारे को फॉलो किया जाता है। आप जानते हैं फौज के अंदर सबसे बड़ी तौहीन ये होती है कि आपको कोई आपके नाम से बुलाए, वो रैंक से बुलाते हैं। जलील करना तो बुलाते हैं, इसीलिए उनको फील हो रहा है कि हमें बाहर से जलील क्योंकि हमें रैंक से नहीं बुलाया जा रहा, नाम ले रहा है बंदा बाहर से बैठा बैठा। ये उनकी आदत नहीं होती फौज के अंदर, उनको रैंक से बुलाया जाता है। फौज एक प्योर इंस्टीट्यूट है। अगर आप, मैं एक बड़ी अच्छी किताब थी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जिसमें से बताया कि दुनिया में 80% इजादात जो साइंस की आपके सामने आएंगे वो सब मिलिट्री से है। इंटरनेट पहले मिलिट्री के पास, लैपटॉप पहले मिलिट्री के पास, GPS वगैरह सारी टेक्नोलॉजी से मिलिट्री से पब्लिक में आई। ये पहले सारी की सारी टेक्नोलॉजीज दुनिया में मिलिट्री की नहीं बदली थी। मिलिट्री की जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री से सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी आम होना शुरू।
लिहाजा मिलिट्री का रोल हर जगह सेंट्रल। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कहीं पर डीप, देखिए रियासत दो तरह की होती है, एक आपकी फ्रंट स्टेट होती है अमली तौर पर, और एक डीप स्टेट होती है। डीप स्टेट कभी सामने नहीं आती। क्या? डीप स्टेट कभी सामने नहीं आती। आप जानते हैं कि आज से 10-15 साल पहले ISI का रोब इसलिए होता था कि डीप स्टेट है, ठीक है, डीप स्टेट है, वहां पर जो लोग काम भी करते होंगे वो अपना हकीकी नाम भी एक दूसरे को ना बताते। लेकिन अभी क्या फेलियर आपको नजर आ रहा है कि डीप स्टेट का बंदा फ्रंट पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि डीप स्टेट का बंदा फ्रंट पे आ जाए। ये नहीं है कि अमेरिका की अंदर पॉलिटिक्स के अंदर CIA का कोई हाथ नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप भी आपके सामने बोला है कि रशिया ने, भाई मुझे बताएं, हम पाकिस्तान पे एतराज करते हैं कि फ़ौज धांधली करवाते, फ़ौज ने धांधली करवाई 2018, ठीक है। अमेरिका में ट्रंप कह रहा है रूस से धांधली करवाई। ट्रंप ने नहीं कहा, ट्रंप को तो खुद लेकर आए, उन्होंने कहा रशिया। यानी अगर आपको ये बोले कि भाई भारत ने पाकिस्तान में धांधली करवाई, तो ये ज़्यादा, भाई आपकी फ़ौज ने कराई तो आप कहेंगे चलो उनका तो हक बनता है धांधली करवा, ठीक है। भारत ने धांधली करवाई तो आप कहोगे किस तरह के बेवकूफ़ाना बात करो, भारत कैसे धांधली करवा सकते? अमेरिका जैसी रियासत, ये बात हमने नोट ही नहीं की, अमेरिका जैसी रियासत वो कह रही है कि रूस ने वहां बैठ के धांधली करवा के ट्रंप को ले आया है। और दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत, सबसे ताकतवर रियासत, उस पर ये बहस हो रही है कि वो ले आया आपके सामने इसको। तो ये हर जगह पे होता है, मिलिट्री हर जगह पावरफुल होती है। भारत के अंदर भी मिलिट्री पावरफुल होती है। दोतवा की जो आइडियोलॉजी होती है, आप जानते हैं, जिस जैसे नरेंद्र मोदी आया है, इंडिया की जो पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें सारी फिल्में मुसलमानों के खिलाफ बनना शुरू, उनमें सारे ड्रामे मुसलमानों के खिलाफ बनना शुरू। डीप स्टेट जो होती है कभी फ्रंट के ऊपर आके काम नहीं कर, वो अपना पीछे बैठ के काम करती है। रियासत की, देखिए आप एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जब कोई आदमी, सोवरेन की पावर क्या होती है, हॉब्स एक बात कहता है कि सोवरेन डिस्टेंस पर होता है लेकिन वो आपके करीब होता है। स्मिथ खुदा से तशबीह देता है, इस मुसलमानों का कॉन्सेप्ट नहीं। कार्ल स्मिथ कहता है कि खुदा आपसे दूर है, सबसे दूर वो है, सबसे करीब आपके लिए। वो स्टेट सोवरेनिटी को ऐसे तशबीह देता है। स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो ऐसी होती है कि देखने में वो सबसे दूर है आपसे, लेकिन सबसे करीब आपकी वो। पावरफुल रियासत में माँ बाप से ज़्यादा आपको रियासत आपके बारे में जानती है। आप पैदा होने के बाद, बच्चे बाद में बनते हैं, स्टेट के सिटीजन पहले बनते हैं। यानी रियासत में जब आप पैदा हो तो रियासत का रोब इसलिए कायम होता है कि वो जितना डिस्टेंस पे होता है, जिसको आप नहीं जान सकते, आपने कभी किसी की तस्वीर नहीं देखी और आपको पता है वो हर जगह मौजूद है, तो इससे रियासत की रोब कायम। डीप स्टेट जो होती है आपके सामने, वो इस फॉर्म में काम करती है कि वो आपसे दूर होती है, लेकिन आपको पता है कि वो आपको वॉच कर रही है। आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो तस्करा आता है वो इसीलिए आता है कि डीप स्टेट का पार्ट। अगर रियासत की डीप स्टेट डीप नहीं रही तो रियासत फेल होगी। दिमाग जरा समझने बात आता है, अगर रियासत की डीप स्टेट डीप नहीं रही, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आ गई है सामने, अगर एक रियासत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर आ गई है आपके सामने, और अगर उसने आके अब उसको ये है, अब उसके आप उसके एक छोटे अफसर का नाम आ रहा है और वो खुल के कुछ नहीं बयान कर पा रही और उसकी हर पॉलिसी सामने आती है, वो जो भी करती है लोग कहते हैं इसी ने करवाया है, तो इसका मतलब ये कि स्टेट अपनी जो है वो पावर खो गई, क्योंकि डीप स्टेट फ्रंट पे आ गई। डीप स्टेट हमेशा बैक में रहती है। अमेरिका में 10 ऑपरेशन CIA करती हुई आपको पता भी नहीं होगा। कमाल डीप स्टेट का ये होता है कि वो आपके इल्म में ना आने दे, आप शक करते रह जाओ, आपके इल्म में ना आने दे। जब डीप स्टेट बिल्कुल अपना प्रूफ सामने ले आती है तो फिर डीप नहीं रही। इसका मतलब स्टेट का हर ऑर्गन सामने आ चुका है, लिहाजा स्टेट अपना रोब खो बैठा सिक्योरिटी। पाकिस्तानी रियासत का इस वक्त ये मसला हो चुका है कि पाकिस्तानी रियासत का रोब अब जो है वो बाकायदा उड़ जाता है। डीप स्टेट जैसे एक रोब कायम होता है। जब आप कहते हो इसके आगे क्या है भाई, फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसके आगे क्या है रोकने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए? इसके आगे ये है कि आप ऑपरेशन कर सकते हो, आप मार सकते हो, लेकिन आपका रोब कहाँ कायम है कि यार ये बात मैंने नहीं बोलनी, ऐसा हो सकता है, ये बात मैंने नहीं बोलनी, मैं किसी को नहीं जानता, ये कर सकता हूँ। डीप स्टेट का जो रोब आपके ऊपर कायम होता है वो बाकायदा सारे का सारा उड़ गया पाकिस्तान के लिए। इस वक्त करंट क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है वो ये कि डीप स्टेट एक्सपोज हो रही, डीप स्टेट सड़क पर आ चुकी है, डीप स्टेट ट्विटर पे आ चुकी है। ये पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है, जो इस वक्त करंट जो मसला चल रहा है। तो ये बात होती है किसी भी चीज़ को अगर हम समझें डिक्टेटरशिप के तनाजुर में, तो डिक्टेटरशिप जो आमरीयतें कायम होती है वो बुनियादी तौर पर इस तरह से कायम नहीं होती जिसको हम ये समझते हैं। आमरीयत जमहूरियत से कोई अलग चीज़ नहीं हुई। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जमहूरियत में क्या होता है? पार्लियामेंट किस चीज़ का एक्सप्रेशन?
पार्लियामेंट रियासत का एक्सप्रेशन है या अवाम का एक्सप्रेशन? रियासत का एक्सप्रेशन, रियासत का इदारा है। आप इस पार्लियामेंट का जो तकद्दुस हासिल होता है कि रियासत का इदारा है, ठीक है। पॉपुलर सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा मुजर्रिद होता है, ठीक है। यानी रियासत चूंकि सब लोगों को डिफाइन कर रही है, लिहाजा स्टेट के पास सबकी पॉपुलर सोवरेनिटी हासिल है क्योंकि सब रियासत के शहरी। जमहूरियत जो आपके सामने आती है ना, देखिए एक बात आपने, मैं अक्सर औकात ये मिसाल भी देता हूँ अगर, कि आपने कभी नोट किया कि जो बंदा आपके वोट से जाता है सबसे जलील वो होता है और सबसे ज्यादा इज्जत नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की, कभी आप नोट करें। जितने गैर मुंतखब इदारे हैं उन्हें तकद्दुस हासिल होता है। आप अदलिया के खिलाफ बोलेंगे, लोग मुतहर्रिक होंगे। आप कभी चीफ जस्टिस, आप ये काम करें, आपका फ्री मीडिया है ना, आप चीफ जस्टिस पे कार्टून बनाना शुरू कर दें, जिस वक्त बैठा हो रनिंग है, आप इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, चीफ जस्टिस इसके हथौड़े का मजाक उड़ाएं, इसकी शक्ल का मजाक उड़ाएं। आप क्या आते हैं ना टीवी पे ऐसे प्रोग्राम वगैरह, आप इसको पकड़ लें, इसकी भांड बत्ती करना शुरू कर दें, आपको समझ में आ जाएगी बात। अदलिया का तकद्दुस उड़ाया यार, और ये काम आप उनके साथ करना हो जिनको आप वोट देते हैं, आप करें भाई। रियासत का नज़म ये नहीं, अगर जमहूरियत ही फाउंडेशन है तो जमहूरियत खत्म होने के बाद रियासत खत्म हो जाना चाहिए। जबकि हम देखते हैं इमरजेंसी भी लग जाती है, रियासत अच्छी तरह चल रही हो, रियासत के इदारे अपनी जगह काम कर रहे होते, ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह चल रही होती है, उसके ऑर्गन्स अपनी जगह प्ले कर रहे होते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता। एक पार्लियामेंट के इदारे के टूटने से कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में जब आए, ये बात ज़रा समझना, हिंदुस्तान में जिस वक्त अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने जो आपके सामने लेकर आए ये निज़ाम, मैंने आपको मास सोसाइटी समझाया। मास सोसाइटी ऐसा माशरा होता है जिसमें लोग स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ में नहीं होते बल्कि लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ में होते। लार्ज स्केल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि लोकल एरिनाज ख़त्म होते चले जाते हैं, लार्ज स्केल एरिनाज आपके सामने आते हैं, आप नेशनल मार्केट का तस्वुर आते हैं, नेशनल इलेक्शन का तस्वुर आते हैं। एक मेरा सवाल है आप लोगों से, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में जिस वक्त वो आए और 18वीं सदी में जितना भी उनके जो मुस्तशरिकीन थे उन्होंने हिंदुस्तान पर काम किया, तो उन्होंने पहला कहा कि भाई हिंदुस्तानी माशरा तो विलेज रिपब्लिक है। क्या? यहाँ तो गाँव में जमहूरियत कायम, गाँव में मशवरा होता है, गाँव में लोगों के दरमियान सारी बात चल रही होती है, सारे मामला मशवरे से तय होते हैं। काहिरा के अंदर सल्तनत 18वीं सदी तक सल्तनत उस्मानिया में 450 शूराए काम करते थे इंतज़ामी तौर पे लोग, ठीक है। लोग बाकायदा अपने तौर पे ये काम कर रहे होते थे, ये इंतज़ामी तौर पे करते थे। तो शूराए आपकी काम कर रहे थे, उसको किसी ने कभी डेमोक्रेसी नहीं कहा। अंग्रेज ने सारी शूराए ख़त्म करके नेशनल पार्लियामेंट बना दी, डेमोक्रेसी। अंदाजा करें आप, यानी तमाम शूराओं को ख़त्म करके एक पार्लियामेंट की आमरीत कायम करना, ये माशाल्लाह जमहूरियत। बंदा सोचे कि यार तमाम जितनी नीति है, आप क्या कहते हैं, ये पंचायतें ख़त्म हो जानी चाहिए, ये जितने जरगे चल रहे ख़त्म हो जाने चाहिए, इनकी जगह एक पार्लियामेंट और एक असेंबली की आमरीत कायम होनी चाहिए। तो जमहूरियत कोई आमरीत से अलग चीज़ है क्या? जमहूरियत में आमरीत भाई वो तो चल रही है, ऑर्गेनिकली वहाँ पे चल रहे हैं मामला मशवरों की आपके यहाँ, तो आप भी आमरीत कायम करने की कोशिश कर रहे हो ना। जब वो डेमोक्रेसी फेल हो जाती है रिप्रेजेंटेशन की, पब्लिक की, भाई देखिए बाउफी का एक बड़ी अच्छी किताब है ऑन पॉलिटिकल, वो ये कहता है कि एक होती है मुखालफत, एक होती है दुश्मन। क्या? मुखालफत का अंग्रेजी तर्जुमा है एडवर्सरी और दुश्मनी को कहेंगे एनिमोसिटी। बाउफी का आर्ग्यूमेंट है कि रियासत में लोग मुख्तलिफ तबीयतों के लोग होते हैं, जमहूरियत का काम ये होता है कि इख्तलाफात को मुखालफत की हद तक रखें, जमहूरी दुश्मनी तक न जाने। अगर ये मुखालफत दुश्मनी में तब्दील हो जाए तो फिर सिर्फ इमरजेंसी चाहिए। पाकिस्तान में आप देखते हैं सियासी मुखालफत खत्म हो चुकी, दुश्मनी आ गई। अगर आपके सामने सियासी जमातें या लोगों में अब दुश्मनी की कैफियत आ गई है, अब मामला सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। अब दुश्मनी, अब मैं आपको अपने मुखालिफ के तौर पर डील नहीं कर रहा, अपने दुश्मन के तौर पर डील करने पे लग गया हूँ। अब मैं आपसे मेरे मुखालिफ नहीं है सियासी, बल्कि अब आप मेरे दुश्मन बन चुके हो। तो दुश्मनी के अंदर फिर निज़ाम नहीं चलता, क्योंकि पार्लियामेंट का बुनियादी काम ये था कि तमाम इख्तलाफात दुश्मनी को मुखालफत के ज़िम्मन में लाए। इस तरीके से जमहूरी अमल आगे बढ़ गया। जब वो सारा अमल ख़त्म हो गया
और हम सब दुश्मन बन गए एक दूसरे के, तो ऐसी सूरत में सिर्फ रियासत को बचाती है आमरीयत। इमरजेंसी लगे, ठीक है, जो इन सारों को उठा के जो दुश्मन कह रहे हैं जेल में डाले, और एक आमरीयत कायम कर कर रियासत को एक सही नज़म पर लेकर। और किसी मानेगा भाई फ्रांस के अंदर, भाई फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड से, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। आप फ्रांस की तारीख में पढ़े डेगॉल के बारे में क्या रहा है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद डेगॉल जो था, जनरल डेगॉल था, डेगॉल को हमारा डेमोक्रेसी का कहा जाता है। डेगॉल क्या लेकर आया था? आमिर। आपकी जितनी भी जो फार ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, मलेशिया, सिंगापुर, सब आमिराना, सारी तरक्की आमिराना। तो आमरीयत जो होती है, आमरीयत के नतीजे में देखिए, ऑर्डर को अगर आपको नाफिज करना होता है और वो जमहूरी तरीके से अगर ऑर्डर नहीं नाफिज हो पा रहा, तो लोग आमरीयत की तरफ चले जाते हैं। तो आमरीयत कोई जमहूरियत का बिल्कुल मुखालिफ नज़म नहीं जो हमारे यहाँ बनाया जाता है, बल्कि ये जमहूरियत से उस तमाम, यानी कि जहाँ आपने बहुत सारे लोगों को जमा किया था, वहाँ से सिंगुलर की तरफ जाने की तरफ बात कि मामला सारे एग्जेक्टिव के हाथ में चले गए। अब आपने लॉ को सस्पेंशन कर दिया, अब रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है। पॉल कहानी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है। वो कहता है आज अगर इसराइल की सुप्रीम कोर्ट बैठी है और ये फैसला दे कि मैंने पूरी इसराइल की तारीख पढ़ी है और इसराइल की मैंने तारीख पढ़ के अंदाज़ा लगाया कि इसराइल बड़े बदतरीन जुल्म पर कायम, यहूदी जज फैसला कर बैठ और क्या इसराइल बड़े बदतरीन जुल्म में कायम हुआ और हम लोग गलत आए, लिहाजा हमें इसराइल की रियासत ख़त्म करना चाहिए और वापस जो जहाँ से आए उसे चले जाना चाहिए। तो कहता है कि पहला काम इसराइल की फौज ये करेगी, इन जजों को जेल में डाल के मार्शल लॉ लगाए। समझ रहे हो? वो ये कहेगी कि भाई जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है ना कि एसेंस, जौहर असल नहीं होता, असल एग्जिस्टेंस हो, तो रियासत का एक एसेंस खतरे में पड़ता है और कभी रियासत की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है। जब रियासत की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ती है तो फिर रियासत किसी भी तरह बिहेव कर सकती है। बात समझ रहे? अगर स्टेट की एग्जिस्टेंस पड़ गई, आइन रियासत का एसेंस होता है, वो एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपने रियासत की एसेंस पे हमला कर दिया, ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जिस्टेंस खतरे में है तो एसेंस को नहीं बचाने के चक्कर में पड़ेगा। आज़ादी के फलानी चीज़ पे वो बचाएगा, भाई इसको बचाना है, या तो रियासत ख़त्म कर दो। मुल्ला उमर के लिए मसला नहीं था 2001 में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लामी तारीख़ में नहीं मसला नहीं था। मानीन ज़कात का जब मसला था तो उनके लिए क्या था कि उन्होंने अपनी हुकूमत दाव पे लगाई थी। देखा जाए तो जब मानीन ज़कात के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे थे तो पूरी पॉलिटिकल पावर अपने दाव पे लगा दी थी कि कुछ भी हो जाए, आ जाए मदीने में, ख़त्म हो जाएंगे ना खाते। असल मसला क्या था? असल मसला ये था कि भाई हम सारे ख़त्म हो जाएंगे, यही होगा, हो जाए ख़त्म। असल बात यह है कि रसूलुल्लाह के हुक्म को लेकर आना, तो आपने अपनी पूरी की पूरी चीज़ दाव पे लगा दी थी। तो ये चीज़ नहीं होती। स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती, वरना वो डिसॉल्व हो जाती। यहीं से आपको समझना होता है रेवोल्यूशन क्या है। इनकलाब का तस्वुर यहीं से आया। रियासत में अगर बड़े लेवल की तब्दीली करनी हो, रियासत में बड़े लेवल की तब्दीली करनी हो, जमहूरी तरीके से नहीं आ सकती, फिर इनकलाब चाहिए होता है। इनकलाब चाहिए होता है। जमहूरी अमल का मतलब ये कि रियासत को बाहक मानते हुए नज़म के अंदर जाना। अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो अब आपको बाकायदा इनकलाब लाना पड़ता है। इनकलाब का मतलब है कि अब आप दस्तूर के आउटसाइड से बाकायदा जदोजहद लेकर आ। तो स्मिथ ये कहता है कि रियासत को डिसॉल्व या रेवोल्यूशन कर सकता है या कोई मुसल्लह जदोजहद कर सकती है, इसके बाहर कोई चीज़ नहीं आप कर सकते कि आप उसको अंदर से लाकर करने की कोशिश करें। तो स्टेट के ऊपर जो बात मैंने आपको बताई वो ये होती है। तो आमरीयत जदीद सियासी नज़म का मेन जौहर है जो आपको हर जगह नज़र आता है। इसकी तारीखी हरकियात नहीं मैंने बता दी, बाकी अगर आप उसको सवाल वगैरह करना तो करना। बादशाहत की बुनियादी ये काम नहीं था कि मुझे पूरे माशरे को मैनेज कैसे करें। इस्लामी तारीख में आप सिक्योरिटी को ले लें, आकला का मसला की, आकला के हवाले से कि जिसमें आप कहते हैं इज्तिमाई तौर पर अगर कोई मर जाए, कत्ल हो जाए, तो वो खुद ही अखलाकी तौर पर तयन करेगा ना कि आपको मोहल्लेदारी में कितना ख्याल रखना है, आसपास कौन आ जा रहा है। आकला का जो मसला मौजूद है, तो इस्लामी मुसलमानों की तारीख, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अंग्रेज़ ने जिस वक्त पुलिस थाने खोले ना, हिंदुस्तान के लोग इसके आदी नहीं थे। 1857 के बाद उन्होंने पहला काम जो काम किया ना हिंदुस्तान के लोगों के लिए, ये चौकीदार का लफ्ज़ आपने सुना ना, चौकीदार एक वहाँ का समाजी कैरेक्टर था। अंग्रेज़ ने जो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए रियासती तौर पे कवानीन बनाए थे, उनका नाम भी चौकीदार एक्ट रखा है।
क्या रखा था? चौकीदार। ये थाना लफ्ज मुगलों से चला आ रहा था। थाना जो है, थाना जो लफ्ज है मुगलों से चला आ रहा था। ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर मौजूद होती थी। रियासत का यानी कि बादशाह का ये काम नहीं था कि मुझे माशरे को मैनेज कैसे कर, इसलिए कि लोग देखें, एक थोड़ी सी मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ। अकबर बादशाह के दौर में रहने वाले हिंदुस्तान, अकबर की हुकूमत कितनी बड़ी है? अफगानिस्तान में काबुल से लेके बर्मा तक उसके अंडर है, बल्कि थाईलैंड के भी कुछ इलाके इसके पास आते। अकबर बादशाह, अकबर और औरंगजेब आलमगीर की भी बहुत बड़ी हुकूमत है। तो क्या इस दौर में जो बच्चा भी पैदा होता था वो कहता था कि मैं मुगल हूँ, अदनान मुगल, क्योंकि मुगल हूँ ना, मुगलों क्या पैदा हूँ? ये नहीं कह सकते। मुगल एक ख़ानदान है। मेरी शनाख्त जो है वो मेरे पास होती है, वो रियासत से वाबस्ता नहीं है। अभी आपके सामने सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पागल इसलिए होते हो कि रियासत को पता तो चले पैदा हुआ है, आपको ये पता ही नहीं होता। अभी जब आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की शनाख्त किससे होती है? वाबस्ता स्टेट से होती है। आइडेंटिटी जिसको आप कहते हैं ना, मोनोपलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, आपकी जो पूरी आइडेंटिटी है वो किसके पास होती है? वो स्टेट के पास होती है। लिहाजा कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। शामी उस वक्त कोई रियासती शनाख्त नहीं, शामी एक इलाकाई शनाख्त। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हम जब अहादीस के अंदर पढ़ते हैं, वतन की मोहब्बत पर अहादीस हैं, पढ़ा होगा ना, अक्सर लोग बताते हैं। हमें तो अक्सर भाई उलमा बताते हैं कि वतन की मोहब्बत को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान से कहा। अब वहाँ वतन से मुराद क्या? वतन ये है कि जो कैंट है ना जहाँ मैं रहता हूँ वो वतन है मेरा। वतन असली का मतलब ये है, वतन असली मतलब टेरिटोरियल स्टेट नहीं, जहाँ पैदा हुए, जहाँ से आप निकल के सफर के लिए जाती हैं। आज जिस जगह पर पैदा हुए होते हैं वहाँ से आपको कुछ मोहब्बत होती है ना इलाके से, ये फितरी मोहब्बत होती है। ये आप जिस घर में, आप जिस घर के अंदर, आज जिस गांव में पैदा हुए, आपको उस गांव से मोहब्बत है, होती है। जिस जगह आदमी पैदा होता है फितरत मोहब्बत पैदा होती है। जिस जगह आप रह रहे होते हैं, जो आपका पुराना मोहल्ला होता है, जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है, जहाँ आप रहे होती है, जहाँ आपका खानदान रहा होता है, ये वो बात हो रही है। इन्होंने उससे निकाला है टेरिटोरियल स्टेट की मोहब्बत, जदीद रियासत की मोहब्बत ईमान से कर। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वतन का तर्जुमा आपने पहले कर दिया स्टेट, वो नहीं है। वतन का जो ताल्लुक है, वतन का जो ताल्लुक होता है इससे है। वो ये थोड़ी है तो फितरी जहाँ जो बंदा रहता है उसकी मौत होगी। भाई मैं अगर मिसाल के तौर पे कराची से भी क्रॉस कर जाऊँ, ठीक है, हैदराबाद जाऊँ, तो मुझे कौन सी नमाज पढ़नी? सफ़र की नमाज पढ़नी होगी। क्यों? सारी बहस वतन असली की आ रही है। वतन असली वो मेरा वतन मकामी बन गया, तो देखा जाए तो मेरा वतन फिर कराची बनता है, तो मुझे कराची का झंडा उठा लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं? बात क्या है? इससे इन्होंने ये निकाला है। देखिए ये हमारा एक सबसे बड़ा अलविया है। आपने अक्सर ये वाक़या सुना होगा। भाई हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब जो चोरी का वाक़या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी करती तो मैं हाथ काट देता हूँ। इससे आपकी क्या निकालते हैं? इससे आप क्या बताते हैं कि इस्लामी तारीख में ये रूल ऑफ लॉ था। ये रूल ऑफ लॉ था। रूल ऑफ लॉ का मतलब सबके नज़र में कानून बराबर था। पैगम्बर की बेटी करेंगी तो भी इनके हाथ काटे जाए, ये बयान करते। हालांकि ये क्या बयान कर रहे हैं? ये हुदूदुल्लाह की अहमियत बयान हो रही है या मसावात बयान हो रही है? ये तो हुदूदुल्लाह का रूप बयान हो रहा है कि अल्लाह की हद को मैं भी नहीं करूँगा। अल्लाह की हद की बात हो रही है कि अल्लाह की हद है, ये जो है, ये जो चोरी की सज़ा है इसके ऊपर है। इसको पकड़ के अल्लाह की हद को बीच में से निकाल के मसावात पे ले आए। तो ये काम तो करते रहते हैं हमारे यहाँ जिसको पकड़ के। बाकी जहाँ तक आपने मुझसे बात की तारीख की, मैं आपको बता दूँ, ये तुर्की है ना, तुर्की का लफ्ज तुर्कों को 19वीं सदी में पता चला। तुर्क मौजूद थे, इस तरह कोई रियासती आइडेंटिटी नहीं थी। संजू आपने कोई रियासती इलाकाई शनाख्त होना और चीज़ है। आप बोलो कि यार ये वहाँ से आए, वो एक इलाके से आए, इलाके का नाम लेना और चीज़। शनाख्त का मतलब ये है कि मेरी शनाख्त उससे बाकायदा तय होगी, मैं उससे अपने को डिफाइन कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक शनाख्त, बदेही शनाख्त है जो आप बयान करें, वो एक मसनूई शनाख्त है। रियासत कोई बदेही चीज़ नहीं है। रियासत एक इम्पोज शनाख्त है, वो शनाख्त इम्पोज नहीं है। उसके लिए आपको कार्ड नहीं बनवाना पड़ता था इराकी या शामी को बताने के लिए हर जगह, ठीक है। यहाँ कार्ड ना बने तो पता नहीं चलेगा। देखिए गांधी साहब ने एक ये सवाल उठाया और गांधी साहब ने ये कहा कि भाई हमारा अलमिया ये नहीं रहा कि हमने मोबाइल ईजाद नहीं किए, हमने इदारे नहीं ईजाद नहीं। जदीद रियासत में इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता, इक़्तिदार रियासत का ही होता है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। इंतकाल इक़्तिदार किसको? आप इस्लामी तारीख में पहले तो ये कहना कि मुसलमानों की तारीख में फसाद इसलिए हुआ कि आप कोई ऐवान नुमाइंदगान नहीं बना सके। ऐवान नुमाइंदगान, तो ये बात इसलिए गलत है कि आप 1945 के बाद की मगरिब की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान मगरिब में तकरीबन उससे 700-800 साल पहले की था,
और जितनी ब्रूटल वॉर्स ऐवान नुमाइंदगान की मौजूदगी मगरिब में हुई है वो तारीख में कहीं पर भी नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐवान नुमाइंदगान का मतलब क्या है कि आपको होमोजेनिटी पैदा करनी है माशरे ऐवान नुमाइंदगान के मुताबिक। इस्लामी तारीख में आप नोट करें कि इस्लाम शुरू अरब से होता है और आप 12 सदियाँ आके पूरी देखें तो अरबों को सिर्फ एक टाइम पर इक़्तिदार मिला, बनु उमय्या, वरना हर कौम में इक़्तिदार किया, हर कौम का गुलाम भी बने इक़्तिदार में, गुलाम भी इक़्तिदार के अंदर आए। हर बंदे के पास किसी के 100 साल, किसी का 50 साल, किसी को 100 साल, हर बंदे के पास इक़्तिदार है। अगर आप इंतकाल इक़्तिदार की आप बात करें, मसलन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, शेर शाह सूरी है, वो मुंतज़िम अच्छा था, ताकतवर हो गया, उड़ा के फेंक दिया उसने, ठीक है ना। मैं एक मिसाल आपको देखें, सियासी ताकत दायमी ना हो पाए, ये इस्लामी तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये दायमी बन जाए तो खुदा बन जाता है। ये बात ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं आप ताकतवर बन गए, आपने इसको हटा दिया, उरूज व ज़वाल चल रहा है, इब्न खल्दून बयान कर रहा है कि भाई तुम यूँ ज़वाल में चले जाओगे, सब कुछ करोगे, कोई भी नहीं है, सोवरेन सिर्फ अल्लाह है। सियासी ताकत को अगर आप जदीद रियासत ने सोवरेनिटी को परपीचुअल किया है, इन पर्सनल सोवरेनिटी का मतलब है परपीचुअल किया, तो वो इंसानी ज़िंदगी में खुदाई दर्जा हासिल कर सकते। हम असल में जिस तरह पढ़ने के आदि है ना इस्लामी तारीख को, उसमें हमें ऐसे नजर आता है यार ये देखो ये उठ गया, बाद में ये आ गया, बाद में ये आ गया, ऐसा भी नहीं चल रहा था। अच्छा वो 100 साल, 110 साल एक डायनेस्टी काम कर रही है, 80 साल 70 साल काम कर रही है, और हर कोई आके अपना किरदार अदा करके जा रहा है। माशरा अपनी जगह पे मौजूद, सियासी ताकत असल बहस आपको इस पर करनी चाहिए। ये जो लोग आ रहे थे, जिनको आप कह रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका माशरती मैनेजमेंट में कितना था, असल बहस की होनी चाहिए। बगावत का मफहूम क्या है? बगावत का मफहूम अल्फाज करना नहीं। उस वक़्त वैसा मुख्तार सुफ़ी को आप आगे गए तो मुख्तार सुफ़ी क्या कर रहा था? मुख्तार सुफ़ी एक जगह बैठा हुआ नहीं था, मुख्तार सुफ़ी पूरी बनु उमय्या को लपेट रहा था, ठीक है, मुख्तार सुफ़ी पूरी बनु उमय्या को लपेट रहा था। ऐसे बंदे को अब आप कहेंगे बागी बना है, मुझे इसको ख़त्म करता है, जैसे खवारिज, ठीक है, मैंने करना। अगर खवारिज इस जगह पे होते, काम कर रहे होते, तो क्या खवारिज का कोई रवैया होता? वो है क्या कर रहे, करते रहे भाई। खवारिज ने जंग ठान ली, खवारिज ने पूरी तरह जंग ठान ली, आप वो खड़े हो गए इस चीज़ के ऊपर। तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कि इस्लामी तारीख में जंगी हुई है ना, इसको थोड़ा सा समझिए, कोशिश करो। डायनेस्टीज़ के दरमियान जंगी हुई है, ये मास टोटल वॉर नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर होगी, तो आप इसमें किसके दरमियान वॉर हो? रियासत के दरमियान जब जंग होती है ना, तो उसमें हम सब वॉर में नहीं भी हो लेकिन मुब्तला हो। इंडिया अगर आएगा तो निशाना बनाएगा आपकी हाईवेज को, एयरपोर्ट्स को, इसमें जौन बंदे बैठे इन सब एरियाज को निशाना बनाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसका पार्ट है, स्ट्रेटेजिक पार्ट, ठीक है। क्योंकि इसको मारे बगैर आप इस कंट्रोल करेंगे। तो रियासत आपके फौज आपके पैसे से चल रही, फौज आपके पैसे से चल रही है, आपके टैक्सेस से चल रही। तो ये बात नहीं जो आप बता रहे हैं वहाँ की उन जंगों में होता क्या था? उलमाए कराम उन जंगों में जाने का फतवा देते थे जो उनको लगती थी शरई जंग। अगर लग रहा है कि बादशाह मुसलमान आपस में लड़ रहा है, तो इसमें उनके गुलाम, उनके लोग लड़ रहे होते थे आपस में, जिनको लेकर आए होते। उलमा का फतवा आता था कि भाई लोग आप शरीक होना चाहते जिहाद में, चलो अब ऑटोमन एम्पायर ने अटैक कर दिया इस पर, या किसी ऐसे फासिक बादशाह के खिलाफ कोई बंदा खड़ा हुआ, जैसे किसी फासिक के खिलाफ खड़ा हुआ, तो यहाँ बहस सारी आई। इसी से हमारे यहाँ खुरूज की बहस निकली है। हमारे यहाँ इन बहसों को नहीं समझा गया, उसका नतीजा ये निकला, कहते हैं कि सारे उलमा इस्लामी तारीख में पिट्ठू थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो आज की तारीख में देख रहे होते, वो आज बैठ के देख रहे होते हैं कि जैसे देखो ये था, ऐसी वजह नहीं थी भाई। पूरा अदालत, पूरी जुडिशरी उलमा के हाथ में, बाजार का नज़्म उनके हाथ में, तालीम सारी उनके हाथ में। एक बंदा बैठा हुआ ज़ाती हैसियत में किले में शराब पी रहा है, तो मैं इस मौके पे कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको ख़त्म किया तो बड़ा फसाद बर्पा हो सकता है। उससे मैंने ये कैसे जम कर लिया कि उन्होंने पूरे माशरे को सेकुलर कबूल कर लिया था, इस्लामी तारीख। भाई वो तो खुद उलमा तो खुद बैठे थे कानून के अंदर, उलमा सारे काम तो खुद ही कर रहे थे। आप कैसे उसके बारे में कहेंगे? बातिल पूरी दुनिया के मुसलमानों के नजरियातों, अकायद और इक़दार पर हमलावर है, जिसकी वजह से मुस्लिम मुआशरों में अवामी राय राह हक से मुतज़लज़ल हो चुकी है। सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, एथियज्म और दीगर बहुत से नजरियात आलमी कुव्वतें बन चुके हैं। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क दर्द दिल रखने वाले मुसलमानों को दावत देता है कि हम सब मिलकर और अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए कुफ्र के सैलाब के सामने एक बड़ा बंद बांधने में अपना किरदार अदा करें। जरूर सब्सक्राइब कीजिए।